नमस्कार सभी बच्चों को राम राम। कैसे हो बच्चों? स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो शानदार हो बच्चों, बढ़िया तरीके से आप सब लोगों की तैयारी चल रही है। अगर आपकी तैयारी नहीं चल रही तो मैं कहता हूं तैयारी पे जुट जाइए भैया, इसलिए कि दिल्ली पुलिस जो है वो नवंबर से पहले पहले एग्जाम लेने वाली है। और आप सभी को इस बात का पता होना चाहिए बच्चों कि दिल्ली पुलिस के अंदर 50 नंबर का जीके आता है। तो कई बच्चों को ये लगता है कि ठीक है हमारी मैथ बहुत अच्छी है, हम लोग कवर कर लेंगे, तो मैथ के मात्र 15 ही क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के केवल और केवल 25 ही क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग फिर भी ठीक ठाक आएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस वही कवर कर पाएगा जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट का जीके बहुत अच्छा है। इसीलिए बच्चों प्रत्येक दिन जीके की ये जो कल मैंने शुरू किया आपके लिए सुपर 30 बैच। सुपर 30 बैच मतलब क्या हुआ, मैं 30 क्लासें लेके आ रहा हूं बच्चों, और इन 30 क्लासों के अंदर खूब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। लगभग जो है ये स्टैटिक जीके के ऊपर बच्चों क्या है कंप्लीट अपन कवर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के, कुछ क्वेश्चंस आपको इंडियन हिस्ट्री के, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू कैसे पूछे जाते हैं बच्चों, स्टैटिक जीके। तो ये सीरीज एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और वैसे भी देखो मैंने लिखा है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, तो जिन जिन परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कवर कर रहे हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से अपने इसी चैनल पे। शुरुआत करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद की बात की जा रही है बच्चों, कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? अशोक ने, महेंद्र ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बिंदुसार ने, किसने छोड़ दिया था? तो ये आप सब बच्चों को पता है कि कलिंग के युद्ध के बाद किसने बच्चों युद्ध करना छोड़ दिया था? तो ये युद्ध करना छोड़ दिया था मौर्य सम्राट अशोक ने जो है युद्ध करना छोड़ दिया था। अब देखो कई बार पूछा जाता है अशोक का शासन काल बताइए, कब से कब तक इनका शासन काल है बच्चों? अशोक का शासन काल बताइए। इनका शासन काल है 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। राज्याभिषेक अशोक का कब किया जाता है और कौन से साल किया जाता है? देखिए राज्याभिषेक अशोक का कब किया जाता है? तो अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व होता है। कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं इनके बारे में, जैसे इनके पुत्र का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, पुत्र का इनका क्या नाम है? कई बार पुत्री का नाम पूछ लिया जाता है। इनके पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा। पुत्री का नाम है बच्चों संघमित्रा, संघमित्रा। इसके अलावा अशोक को पुराणों के अंदर अशोक वर्धन कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाए कि पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। अब एग्जाम्स के अंदर इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है भैया? सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सबसे बड़ा शिलालेख है भाब्रू शिलालेख। सबसे छोटा शिलालेख बताइए अशोक का कौन सा है? रूमिनदेही शिलालेख। सबसे छोटा शिलालेख रूमिनदेही शिलालेख, ये लीजिए। अब देखो कितनी सारी बातें जो है अशोक के बारे में लगभग अगर पूछा जाए बच्चों तो क्वेश्चन बनता है गुप्त काल से। गुप्त काल में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो कहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों? मौर्य काल से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो कहां से बनता है? मौर्य सम्राट अशोक से बनता है। अब किस प्रकार के, देखो अशोक का शासनकाल कभी पूछ लिया जाए तो 272 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा देखिए राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक हुआ इनका। पुत्र का नाम महेंद्र है, पुत्री का नाम संघमित्रा है। पुराणों के अंदर अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया। रेलवे जैसे एग्जाम्स के अंदर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख बताइए। भाब्रू शिलालेख कहां पर बच्चों? जयपुर के अंदर। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख बताइए, तो अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा हो गया? रूमिनदेही शिलालेख जो है अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। इसके अलावा अशोक सम्राट बनने से पहले कहां के राज्यपाल थे? अशोक जो है सम्राट बनने से पूर्व उज्जैन के राज्यपाल थे बच्चों, उज्जैन के राज्यपाल। उज्जैन, और उज्जैन किस नदी के किनारे है? कई बार पूछा जाता है भैया, शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा महाकुंभ का आयोजन किया जाता है 4 स्थानों पर, उसके अंदर एक स्थान कौन सा है? उज्जैन हो गया भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर जो है ये कौन सा हो गया? सही आंसर
ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेज। जेम्स प्रिंसेज। जेम्स प्रिंसेज कौन था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज जो था, कब इसने पढ़ा था? 1837 के अंदर, 1837 ईस्वी के अंदर। ये लीजिए, ये ईसा पूर्व की बात नहीं है, ये ईस्वी की बात है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। एक क्वेश्चन लगभग जो है पूछा जाता है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी बच्चों? ऑप्शन देखो, सबसे पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर है कुमारगुप्त प्रथम, फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कौन सा हो गया? स्कंदगुप्त। तो ये जो है शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सबसे पहली बात देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, भारतीय गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कौन सा कालखंड को माना जाता है बच्चों? गुप्त काल को माना जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। गुप्त काल, भारत के इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। अब ये कौन सा आंसर हो गया बच्चों? चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय किसके पुत्र थे भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पुत्र थे। अब देखिए समुद्रगुप्त से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके अलावा जो है 100 युद्धों का स्वामी किसे कहा जाता है, या 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है 100 युद्धों का विजेता। 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है भारत का, इन्हें नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा जो है बच्चों चंद्रगुप्त, बात कर रहे थे किसकी? अपने चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त को इसके माफ करना, समुद्रगुप्त को भारत का कविराज कहा जाता है। भारत का कविराज, भारत का कविराज पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए गुप्त काल से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहां पर मिलता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख पूछा जाए कहां पर मिलता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का उदाहरण कहां पर मिलता है? गुप्त काल के अंदर मिलता है। सती प्रथा का प्रथम उदाहरण, प्रथम उदाहरण अपने को कहां पर मिलता है बच्चों? प्रथम उदाहरण अपने को गुप्त काल के अंदर मिलता है। गुप्त काल, ये लीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो था, इस 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। सबसे पहले देखिए स्वर्ण काल, भारत के इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त के पुत्र थे बच्चों कौन? समुद्रगुप्त थे। और ये जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा 100 युद्धों का स्वामी कहा जाता है। भारत का इन्हें कविराज कहा जाता है। सती प्रथा का प्रथम उदाहरण पूछा जाए ये कहां पर मिलता है? तो प्रथम उदाहरण भी मिलता है अपने को गुप्त काल के अंदर मिलता है बच्चों। एक भारत के अंदर जो है चीनी यात्री आया था, फाइयान। फाइयान, भारत के अंदर चीनी यात्री आया था, आप सभी को पता है। हवेंगसांग था, फाइयान था, इति सिंह था। फाइयान ये किसके शासन काल के अंदर भारत के अंदर आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के अंदर भारत में आया। फाइयान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के अंदर भारत के अंदर आया था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संविधान कंप्लीट दिखाई दे रहा आपको? बिल्कुल। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी भैया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। दिल्ली पुलिस के हिसाब से इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा।
देखो, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा जो थी, इस संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? देखो, भारत के संविधान का निर्माण, बहुत बढ़िया से इसे अपन कवर करते हैं। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण करने वाली संस्था कौन थी? संविधान निर्माण करने वाली जो संस्था है, इस संस्था का क्या नाम था? इस संस्था का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा जो है, संविधान सभा। अब संविधान सभा जो है, कैबिनेट मिशन आपने पढ़ा होगा, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर बच्चों भारत आता है। और ये जो कैबिनेट मिशन भारत आता है, इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे। और इसी कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को भारतीयों के सामने एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि भारत के संविधान का जो निर्माण किया जाएगा, उस संविधान का निर्माण करने वाली संस्था का नाम होगा संविधान सभा। और इस संस्था के अंदर जो मेंबर होंगे, ये मेंबर कितने होंगे? 389 मेंबर होंगे। इन 389 मेंबर में से 292 व्यक्ति ब्रिटिश भारत से होंगे, 93 व्यक्ति देसी रियासत से होंगे और 4 व्यक्ति कहां से होंगे? चीफ कमिश्नरी प्रांत से होंगे। लिख देता हूं मैं आपके सामने, 292 व्यक्ति ब्रिटिश भारत से, मैंने भी लिखा ब्रिटिश भारत, 93 व्यक्ति प्रिंसली स्टेट यानी देसी भारत से होंगे और 4 व्यक्ति चीफ कमिश्नरी प्रांत से होंगे। उस समय भारत के अंदर 4 चीफ कमिश्नरी क्या थे बच्चों? प्रांत थे। तो ये संविधान सभा थी। अब संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया। कार्य करना शुरू मतलब भारत के संविधान का निर्माण करना शुरू किया। तो जब संविधान का निर्माण करना शुरू किया तो पूछा गया पहली बैठक कब होती है? पूछा गया है फिर पहली बैठक कब होती है, यानी फर्स्ट मीटिंग कब होती है? बच्चों, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। पहली बैठक होती कहां पर है? पहली बैठक होती है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। पहली बैठक का आयोजन किया गया था। ये जो पहली बैठक थी, इस पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। किस स्थान पे किया गया था? संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, यहां पर इसका जो है पहली बैठक का आयोजन किया गया था। और पूछा जाता है पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो पहली बैठक के अंदर 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अब देखो, कई आपको किताबें क्या कहती है कि भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, इस पहली बैठक के अंदर 211 मेंबर भाग लेते हैं। 211 मेंबर भाग लेते हैं। कुछ किताबें आपको 207 मेंबर बताती हैं। देखो बच्चों, भारत के संविधान की जो पहली बैठक थी, उस पहली बैठक का आयोजन किया गया 9 दिसंबर 1946 को। सदस्य कितने हो गए थे? 207 मेंबर थे। इसके अलावा जो पहला अधिवेशन था या पहला सेशन था, वो भी 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। और उस अधिवेशन के अंदर, उस सेशन के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी थी? 211 थी। तो 2011 नहीं, माफ करना, 211। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 ने भाग लिया। पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 मेंबर ने क्या लिया था बच्चों? भाग लिया था। प्रमुख कार्य क्या किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन यानी अस्थायी क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया था। ये पहली बैठक था। इसके अलावा देखिए 3 बैठकें कई बार पूछी जाती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, ये दूसरी बैठक होती है। इस दिन क्या कार्य किए गए थे? इस दिन कार्य किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर आता है संविधान सभा की कौन सी बैठक? तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस तीसरी बैठक के अंदर क्या होता है? पंडित नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान की क्या कहा जाता है बच्चों? प्रस्तावना कहा जाता है। वर्तमान की प्रीएम्बल्स कहा जाता है, वर्तमान की प्रस्तावना कहा जाता है। तो ये लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है भैया? 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को होती है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी होती है या संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने होते हैं बच्चों? तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन जो है, इनकी संख्या कितनी थी? 11 + 1 कितने हो गए? 12 हो गए भैया। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी होती है? 165 + 1 कितनी होगी? 166 हो जाती है।
166 बैठकें हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया बच्चों, राइट। जब भी दिल्ली पुलिस का पेपर होता है तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कौन से टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों? संविधान सभा से देखने को मिलता है। 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको राष्ट्रपति से देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन अगर अब आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे या पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2-3 सालों में, तो ये पूछे गए थे डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, और इसके अलावा जो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग नंबर 4 कैसे पूछे गए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? मेघदूत की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखो, हरिसेन ने, वेदव्यास ने, रवि कीर्ति ने, कालिदास ने। तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई है कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा रचना की गई है बच्चों। देखो, कालिदास, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को कहा गया था। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। इसके अलावा मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। कुमार संभव, कुमार संभव। और कौन सी होगी? एक होगी मेघदूत, मेघदूत। और कौन सी हो गई? और बताइए कोई एक आदि। एक का नाम है ऋतु सहार, ऋतु सहार, ऋतु संहार, ऋतु सहार। तो ये किसके द्वारा रचित है बच्चों? कालिदास के द्वारा रचित है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कई बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया था कि इनमें से किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है? तो शेक्सपियर की संज्ञा किसे दी गई है? कालिदास को दी गई है। देखो, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, इसके अलावा मालविका अग्निमित्र होगी, कुमार संभव होगी, मेघदूत होगी, ऋतु संहार हो गई। ये भी किसकी रचना है? ये भी कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज लगभग आपको इतिहास के क्वेश्चन मिले बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी रचनाओं के अंदर भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? फारसी का पहला प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी रचनाओं को, पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर हसन, अबू तालिम काम, अमीर खुसरो, इसके अलावा फेजी। तो ये किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, किससे? अमीर खुसरो से पूछा जाता है। देखिए, अमीर खुसरो का सबसे पहले तो वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन, वास्तविक नाम है इनका अबुल हसन, अबुल हसन। किसका वास्तविक नाम हो गया? ये है बच्चों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम हो गया अबुल। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है तूती ए हिंद, तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली का विकास करने वाले व्यक्ति कौन थे, या खड़ी बोली के विकास के अंदर अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति? अमीर खुसरो। खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ये भी व्यक्ति कौन थे? इन व्यक्ति का नाम भी कौन था? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे। तो तोती हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, भारत का तोता इन्हें कहा जाता है। वास्तविक नाम कई बार एसएससी के द्वारा, ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताइए। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है बच्चों? अबुल हसन है, अबुल हसन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कंप्लीट अपन विश्लेषण करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो बहुत सारी चीजें देखिए यहाँ पे, किस किस प्रकार की चीजें देखिए। सबसे पहली बात तो ये आई, देखो आपके सामने, कभी भी पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत बढ़िया से साथ साथ सारी चीजें नोट करोगे आप। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताओ भैया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन था? सबसे पहली बात तो ये, यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम था वोरेन हेस्टिंग। ये लीजिए, वोरेन हेस्टिंग। एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है, वोरेन हेस्टिंग्स। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। फिर अपने सामने क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल ये कौन थे? इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कई बच्चे क्या करते हैं, गवर्नर जनरल वाइसराय के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, देखो बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अब ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो गए, ये पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 का चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा बनाए गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को इस सती प्रथा के हटाने के अंदर सर्वाधिक योगदान किसका भी था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। फिर पूछा जाता है अपने से किस प्रकार का क्वेश्चन कि भारत के 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब कैसे याद रख सकते हो कि 1857 की क्रांति की इनिंग अगर कोई खेल रहा था तो वो कौन खेल रहा था? लॉर्ड इनिंग खेल रहा था। ये लीजिए। अब बात आती है कि गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त किया गया? गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया था, एक एक्ट था, उस एक्ट का नाम था 1858 का अधिनियम, सॉरी 1858 का अधिनियम बच्चों, और इसे इलाहाबाद अधिनियम के नाम से जाना गया था। बिल्कुल इलाहाबाद के अधिनियम से नाम जाना गया। अब इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था, ये जो गवर्नर जनरल का पद था, इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया और एक नया पद बना दिया गया। उस पद का नाम था वायसराय। अब फिर भारत के पहले वाइसराय कौन बनते हैं? तो भारत के पहले वाइसराय भी बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। किस एक्ट के द्वारा बनते हैं? 1858 के अधिनियम के द्वारा बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बना अपने सामने, बहुत बढ़िया। अब वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय थे लॉर्ड डफरिन। देखो कुछ टाइमलाइन पढ़ते हैं अपन सीधी। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। दूसरी बात आपको कौन सी ध्यान रखनी है, एक पूछा जाता है 1905 और 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ। उस समय कौन थे? उस समय थे लॉर्ड कर्जन। उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम क्या था बच्चों? उनका नाम था लॉर्ड कर्जन था। ये लीजिए, एक आपको ये ध्यान रखना है। अगली बात आपको कौन सी ध्यान रखनी है, 1911 के अंदर भारत के अंदर जो है दिल्ली दरबार सजाया गया था और इस दिल्ली दरबार के अंदर घोषणा की गई थी। उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इस समय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। एक ये भी क्वेश्चन अपने लिए बनता है। अगला क्वेश्चन और कौन सा बनता है, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय कौन थे भैया? उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उस समय जो गवर्नर जनरल वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक ये पूछा जाता है 1931 के समय या 1930-31 के समय, जिस समय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, या अपन कहें 30 कहें या 31 कहें, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था बच्चों। ये सारे आपको क्या है, एक टाइमलाइन के साथ याद रखने। अब देखो अंतिम आपसे पूछ लिया जाए, या फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय कौन थे? उस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो, लिनलिथगो, ये लिनलिथगो थे। अंतिम कौन थे? आपसे पूछा जाए कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस स्वतंत्रता के समय कौन थे? तो बच्चों स्वतंत्रता के समय थे क्लीमेट एटली।
अब देखिए ये क्वेश्चन कौन सा बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट के समय, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये क्वेश्चन ये बना के लिए इमीडिएटली थे। लेकिन इससे भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय जो है किस पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन के अंदर। तो उस समय बच्चों लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी यानी मजदूर दल की सरकार थी। और फिर कभी पूछ लिया जाए कि वर्तमान के अंदर किस पार्टी की सरकार है, तो भैया वर्तमान के अंदर भी ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार है। और स्वतंत्रता के समय तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, और वर्तमान के समय कौन है, वर्तमान के अंदर है कीयर स्टारमर, आपको नाम याद रखना है, कीयर स्टारमर। तो वर्तमान के कौन होंगे, कीयर स्टारमर होंगे। और कीयर स्टारमर कौन से होंगे, 58वें ब्रिटेन के क्या है बच्चों, प्रधानमंत्री। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। भारत के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। एक बात को आपको यहाँ पर और ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो कभी ये मत कहना कि 1858 के समय इलाहाबाद के समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉर्ड कैनिंग जो है, भारत के लॉर्ड कैनिंग ही थे बिल्कुल, या कुछ और थे, 18 बिल्कुल कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। नहीं, अंतिम गवर्नर जनरल वो नहीं थे। अंतिम गवर्नर जनरल जो थे बच्चों, ये कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल का नाम था माउंटबेटन। 1947 के समय माउंटबेटन उनका नाम था भैया। माउंटबेटन जो है उनका क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के माउंटबेटन। अल्बर्ट विक्टर निकोलस लुई फ्रांसिस माउंटबेटन, ये इस व्यक्ति का क्या था बच्चों, पूरा नाम था। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपके लिए। और इस क्वेश्चन को जितना बढ़िया हो सकता है आपको क्या करना है बच्चों, बार बार लिखते हुए आपको क्या करना है, याद करना है। 1 मिनट, तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। पूछा गया है कि कौन जो है नहीं था भैया। कौन प्रारूप समिति का जो सदस्य है, पूछा गया है इन्होंने कि नहीं था। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है भैया। ये लीजिए, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। देखिए भारत का जो संविधान था, अभी मैंने आपसे कहा कि इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा के अंदर समितियां बनाई गई थी बच्चों, कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। सभी समितियों को अलग अलग काम दिया गया था। संविधान के अंदर कुल समितियां पूछा जाए तो 22 समितियां थी। इन्हीं 22 समितियों के अंदर एक समिति कौन सी बनती है, एक समिति बनती है प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब ड्राफ्ट समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। और कभी भी अगर समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिए, प्रारूप समिति से क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है। प्रारूप समिति क्या थी, प्रारूप का मतलब हो गया किसी चीज का एक ढांचा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना, खाका तैयार करना। तो वो समिति कौन सी थी, प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 की, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। और कई बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति की पहली बैठक कब होती है। प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है 30 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति जो है, इस प्रारूप समिति के अंदर पूछ लिया जाता है कि सदस्य कितने थे। तो प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य कमेटी थी। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से होता है। तो आप कमेंट करके बताओगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के अंदर निर्वाचन कहां से होता है। तो प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति के अंदर सदस्य कितने थे बच्चों, सदस्यों की संख्या थी 7। देखिए सबसे पहले तो अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरे व्यक्ति कौन थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर। एक व्यक्ति थे अल्लादी कृष्ण अय्यर, अल्लादी कृष्ण अय्यर।
अल्लादी कृष्ण अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगर, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल क्या थे बच्चों? मुंशी थे। एक थे टी टी कृष्णामाचारी, टी टी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, ये लीजिए। तो इस समिति के अंदर पूछा जाए कितने सदस्य थे? 7 सदस्य ये कमेटी थी, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर ये भी इसके मेंबर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, इसके अलावा जो है के एम मुंशी थे, टी टी कृष्णामाचारी थे, इसके अलावा सैयद मोहम्मद सारदुल्ला भी थे भैया, सैयद मोहम्मद सारदुल्ला, सैयद मोहम्मद सारदुल्ला, मोहम्मद सारदुल्ला, सारदुल्ला ये भी इस कमेटी के अंदर क्या थे बच्चों? अध्यक्ष थे। तो कुल 22 समितियां बनी थी। इस 22 समितियों के अंदर सबसे संघ समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, इसके अलावा जो है मौलिक अधिकार समिति थी, मौलिक अधिकार उप समिति थी। इस प्रकार की तमाम जो समितियां थी उन्हीं के अंदर एक थी बच्चों प्रारूप समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति अगर कोई थी तो प्रारूप समिति थी। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक ड्राफ्ट तैयार किया था, इसने अपना एक खाका तैयार किया था बच्चों। और प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये नाम कई बार आपके सामने आता है, बेनेगल नरसिंह राव। भारत की जो संविधान है, इस संविधान के संवैधानिक सलाहकार कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बच्चों संविधान के संवैधानिक जो सलाहकार थे उनका नाम था बी एन राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव जो है इनका नाम था। तो ये क्वेश्चन था अपना संविधान से संबंधित था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया, किस एसएससी में पूछे जाते हैं लगभग हर बार, दिल्ली पुलिस के अंदर भी आने की पूरी संभावना है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर कहां पर स्थित है? ओडिशा में, तमिलनाडु में, असम में, केरल के अंदर। तो ये तीनों के तीनों मंदिर, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, ये कहां पर स्थित है बच्चों? ओडिशा के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखिए जगन्नाथपुरी मंदिर, नाम सुना आपने? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी मंदिर या फिर पुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, ये भी कहां पर है? ये भी ओडिशा के अंदर स्थित है, जगन्नाथपुरी मंदिर। लिंगराज मंदिर, लिंगराज, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ये तीनों के तीनों मंदिर कई बार एसएससी पूछती है ये कहां पर स्थित है। तो ये तीनों के तीनों मंदिर स्थित है बच्चों ओडिशा के अंदर, ओडिशा के अंदर स्थित है। कौन कौन सी हो गई? जगन्नाथपुरी मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, मुक्तेश्वर मंदिर हो गया। एक फेमस मंदिर है, जिस फेमस मंदिर का नाम क्या है? कामाख्या देवी का मंदिर। कहां पर स्थित हो गया? कामाख्या देवी, असम का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या। नवग्रह मंदिर, एक हो गया नवग्रह मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, ये तीनों के तीनों मंदिर देखिए ये कहां पर स्थित हो गए? ये तीनों के तीनों मंदिर है बच्चों असम के अंदर स्थित हो गए। कौन कौन से मंदिर? कामाख्या देवी मंदिर, नवग्रह मंदिर और केदारेश्वर मंदिर जो है ये मंदिर कहां पर हो गया? इसे हाजी मंदिर के नाम से भी, हाजो या हाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर, ये केरल के अंदर स्थित हो गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये कहां पर स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये है बच्चों तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो ये आज का सेशन था बच्चों। इस सेशन के अंदर मैंने आपसे प्रत्येक दिन कहा कि प्रत्येक दिन मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा और जितने भी क्वेश्चन थे लगभग उन सभी क्वेश्चन का विस्तार से अपन ने क्या किया बच्चों
चीजों को अपन ने पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन पे लगभग अपन ने 5-5, 6-6, 7-7 जानकारियां पढ़ी है। तो लगभग अगर 10 क्वेश्चन है तो आपके सामने 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर 50 क्वेश्चन आप डेली करते रहते हो कंप्लीट, तो स्टैटिक जीके आपका कहीं भी बाहर आपने की सोचने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़े दिनों के अंदर मैंने कल भी आपसे कहा था कि राज्य दर्शन नाम की एक सीरीज अपन लेके आएंगे, उस सीरीज के अंदर जो है कंप्लीट राज्य दर्शन से संबंधित जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मिलते हैं फिर से नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।